ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे आरआर काबिल की। करीब करीब 15% के आसपास की तेजी है, नतीजे अच्छे आए, मैनेजमेंट की कमेंट्री पॉजिटिव है। लेकिन उसके अलावा और क्या फैक्टर्स हैं, क्या ट्रिगर्स हैं, नतीजों के अंदर क्या ऐसा निकल कर आया, उसकी पूरी डिटेल लेकर अब मेरे सहयोगी रविंदर जुड़ गए हमारे साथ। रविंदर, बताइए क्या डिटेल्स निकल कर आई हैं नतीजों के अंदर, ऐसा क्या आया है, स्टॉक इतना रॉकेट हुआ पड़ा है? जी बिल्कुल, आरआर कैपिटल के स्टॉक में आज यहाँ पर 15% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। और इसके पीछे रीज़न है यहाँ पर थर्सडे को ड्यूरिंग मार्केट आज कंपनी ने अपने रिजल्ट अनाउंस किए थे जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए यहाँ पर। उसके बाद जो मैनेजमेंट कॉन कॉल हुआ उसमें भी मैनेजमेंट की कमेंट्री पॉजिटिव रही है और ब्रोकरेजेस का व्यू जो है वो भी पॉजिटिव रहा है। अर्निंग्स की बात करें तो अर्निंग्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए कंपनी के। यहाँ पर प्रॉफिट में जो 30% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयरली बेसिस, और एबिटा जो यहाँ पर 34% की ग्रोथ देखने को मिली है। और वायर्स एंड केबल सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के चलते ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रहा है कंपनी का वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। और ऑपरेटिंग लेवरेज एंड डिसिप्लिन कॉस्ट मैनेजमेंट के चलते प्रॉफिटेबिलिटी में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। अब बात करें मैनेजमेंट की गाइडेंस की, तो यहाँ पर मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल में भी यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री दी है, जहाँ पर मैनेजमेंट ने प्रोजेक्ट राइज टारगेट मेंटेन किया, जहाँ पर वायर्स एंड केबल्स में जो 18% CAGR की ग्रोथ और एफएमईजी में 25% CAGR और एबिटा जो यहाँ पर 2.5 टाइम्स यहाँ पर बढ़ने का एक्सपेक्टेशन है। वायर्स एंड केबल सेगमेंट में जो 10.5% का मार्जिन FY28 तक का था कंपनी का टारगेट, लेकिन जो एबिटा मार्जिन है वो जो FY26 में भी जो है अचीव हो चुका है। और 1200 करोड़ का कैपेक्स जो है वो FY26 से लेकर 28 के बीच में प्लान है। और FY26 में कंपनी ने जो है ऑलरेडी इसका 350 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर लिया और बाकी जो यहाँ पर पेंडिंग है तो FY27 में करेगी। FY27 के गाइडेंस की बात करें तो वहाँ पर जो वायर्स एंड केबल्स में जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 16 से 18% रहने की एक्सपेक्टेशन है। एफएमईजी सेगमेंट में यहाँ पर 20 से 25% रहने की जो है एक्सपेक्टेशन है वॉल्यूम ग्रोथ की FY27 में। इसी के साथ साथ ब्रोकरेजेस ने अपनी नोट निकाली, जहाँ पर ब्रोकरेजेस में यहाँ पे पॉजिटिव हो गए, टारगेट प्राइस उन्होंने बढ़ाया। सबसे पहले बात करते हैं सिटी की, जहाँ पर सिटी ने अपनी बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है, लेकिन उन्होंने टारगेट प्राइस जो है 2200 से बढ़ाकर जो है 2650 का रखा है। उनका कहना है कि वायर्स एंड केबल का जो ग्रोथ रहा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। और हालांकि एक्सपोर्ट में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है, जिसका इम्पैक्ट जो है Q1 FY27 में देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ उनका ये भी कहना है कि एग्जीक्यूशन और मार्जिन जो है की रेटिंग ड्राइवर हो सकता है कंपनी के लिए। एक्सिस कैपिटल ने भी अपनी बाय रेटिंग को मेंटेन रखा और उन्होंने भी टारगेट प्राइस जो है 1980 से बढ़ाकर 2170 का रखा है। HSBC की बात करें तो HSBC ने भी अपनी बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है, लेकिन टारगेट प्राइस उन्होंने भी 1610 से बढ़ाकर जो यहाँ पर 1770 पर रखा है। सो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर, पॉजिटिव मैनेजमेंट कमेंट्री और पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट के चलते स्टॉक्स में जो है 14 से 15% के आसपास यहाँ पे इंट्राडे बेसिस पर तेजी देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर, ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो लगभग 14% की ग्रोथ जो है आपको आरआर काबिल दिखाता हुआ दिख रहा है और बहुत शानदार मूव्स आज के सत्र में हम देख रहे हैं। रविंदर ने पूरी जानकारी दी, क्या है कुछ फैक्टर्स और ब्रोकरेजेस का भरोसा किस तरीके से, देखते हैं आगे कितना कंटिन्यू होता है। बट इस बीच आइए स्वागत करते हैं हमारे एक और खास मेहमान का। हमारे साथ नीलेश जैन जुड़ चुके हैं। नीलेश, गुड आफ्टरनून। नीलेश, आगे बढ़े, कुछ स्टॉक्स पे आपसे चर्चा करें उससे पहले क्यों ना आपसे आपकी स्टॉक कॉल्स ले लें। बताइए कहाँ पर है आपकी नजर? वेरी गुड आफ्टरनून सृष्टि। देखिए, जिस हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें देखने को मिल रहा है, खरीदारी पर फोकस करके चलने की सलाह होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो स्टॉक रडार पर आया है वो है मन्नप्पुरम फाइनेंस। ओवरऑल एनबीएफसी स्पेस में काफी अच्छा मोमेंटम हमें आज देखने को मिल रहा है इन स्पाइट ऑफ प्रॉफिट टेकिंग अक्रॉस अदर सेक्टर्स। यहाँ पर है थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस, तो इसके चलते मन्नप्पुरम फाइनेंस में एक फॉलोअप हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। ऊपरी स्तर पर 315 रुपए तक की अपसाइड हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 298 के स्टॉप लॉस से मन्नप्पुरम फाइनेंस इस पर्टिकुलर काउंटर को लॉन्ग करने की सलाह होगी। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक है वो है रियल्टी स्पेस में से। अगर आप निफ्टी रियल्टी इंडेक्स का अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार एक सीरीज ऑफ हाई एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बनाता हुआ नजर आ रहा है। उसके चलते यहाँ पर रियल्टी स्टॉक्स में फर्दर अपमूव हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। लोधा ये पर्टिकुलर काउंटर है जहां पर 950 960 तक की अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। 905 का स्टॉप लॉस रख के लोधा इस पर्टिकुलर काउंटर को लॉन्ग करने की सलाह होगी। ऑल राइट, तो चलिए लोधा इस पर्टिकुलर काउंटर को जो है फिलहाल पसंद कर रहे हैं नीलेश। और क्लियरली रियल एस्टेट में जो है ट्रैक्शन फिर से लौटता हुआ दिख रहा है। पर विवेक, क्या आप सहमति रखते हैं कि रियल एस्टेट इतने बीटन डाउन वैल्यूएशंस हो गए हैं कि फिर से जो है आप कहीं ना कहीं इसको देख सकते हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज तलाशनी चाहिए?
विवेक शायद आप म्यूट पे हैं। सॉरी सॉरी, बीच में फोन आ गया था तो मैंने ऑफ कर दिया था। देखिए, वैल्यूएशंस रियल एस्टेट में डेफिनेटली काफी करेक्शन देखा गया है वैल्यूएशंस में, और उसका कारण भी है। आप अगर रिसेंट कुछ महीनों की अगर रिपोर्ट्स देखो, कोविड के बाद में जो लार्ज प्रीमियम हाउसिंग सेक्टर था वहां पे आपको ग्रोथ देखने को मिल रही थी, और जो मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास था वहां पे आपको कम ग्रोथ देखने को मिल रही थी। अब पिछले 2-4 महीने में ये हो रहा है कि जहाँ पे लार्ज स्केल या फिर प्रीमियम हाउसेस है, इनफैक्ट चेन्नई में भी कुछ कुछ बिल्डिंग्स आ रही है जहाँ पे एक एक घर फ्लैट, इन द सेंस घर भी नहीं, फ्लैट 24-25 करोड़ का आपको मिल रहा है। तो वहां पे अब ऑलरेडी स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, और ये जितनी भी कंपनीज है उसमें काफी इन्वॉल्व है। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक साइकिल है, और अब हो सकता है कि जो मिडिल क्लास सेगमेंट है वहां पे आपको पिकअप देखने को मिले, क्योंकि एक तरफ तो इंटरेस्ट रेट्स नीचे गए, आपको शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि वापस और ज्यादा नीचे जाए नहीं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था इंटरेस्ट रेट क्या सिचुएशन हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड यही है कि इंटरेस्ट रेट अभी नीचे जाने की पूरी संभावना है। तो रियल एस्टेट, यस, वैल्यूएशन सस्ते हैं, सेल्स थोड़ा बहुत स्लो डाउन आपको देखने को मिला है, इसके कारण करेक्शन आपको देखने को मिला है, लेकिन आगे चल के यहाँ पे पिकअप हो सकता है। तो जो जो ड्रीम है एक मिडिल क्लास की, वो हाउसिंग में रहेगी, वो डाई डाउन नहीं होने वाली है। एक स्लो डाउन हुआ है, लेकिन यहाँ से पिकअप होने का पूरा संभावना मुझे लगता है। तो रीजनल प्लेयर्स पे भी आप ध्यान दीजिए, जो लार्ज स्केल बड़े प्लेयर्स हैं, लिस्टेड कंपनीज, वहां पे काफी वैल्यूएशन ज्यादा है, लेकिन जो रीजनल प्लेयर्स है वो भी लिस्टेड है, काफी कंपनीज है वहां पे, अगर आप देखते हो तो आपको इनफैक्ट अच्छे बेट्स मिल सकते हैं आज। राइट, तो चलिए रियल एस्टेट काउंटर्स यहाँ पर आप इन पे फिर से एक बार गौर फरमा सकते हैं, और ये काउंटर्स वैल्यूएशन के लिहाज से भी अच्छे लग रहे हैं। पर गौरव, अब एक बार डायग्नोस्टिक स्पेस की बात करते हैं। देखिए, डॉक्टर लाल के नंबर्स आए थे सुबह भी, हमने इसको डिस्कस किया था। 10% के आसपास की तेजी थी, अभी 15% का मूव दिखा रहे हैं। क्या लगता है आपको, डॉक्टर लाल इन स्तरों से और मूव्स दिखा सकता है? और इसी के साथ साथ गौरव, एक बार मेट्रोपोलिस पे भी राय दीजिए, क्योंकि वहां पर जो बढ़त है वो मात्र 2.5% की ही है। कृषि नतीजे बहुत शानदार आए हैं। कंपनी ने बहुत टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों ही एरियाज में काफी अच्छा परफॉर्म किया है। अगर मैं चार्ट स्पेसिफिक बात करूं तो 1650 जो आज का हाई लगा है, वहीं कहीं पे एक रेजिस्टेंस भी लाई करता है। बट आई डोंट रियली थिंक कि जिस टाइप का फॉर्मेशन बना हुआ है और जो रिजल्ट पोस्ट किए हैं कंपनी में, वो रेजिस्ट करेगा। तो 1650 का एक बार अब लेवल क्रॉस करता है तो स्टॉक 1750 के लिए आगे बढ़ेगा। वॉल्यूम बैक बाइंग आज के सत्र में देखने को मिली है। जिनके पास है पोजीशन को अपनी होल्ड रखनी चाहिए। थोड़ी भी गिरावट यहाँ से मिलती है टुवर्ड्स 1550 1500 ऑड लेवल, तो और ऐड कर सकते हैं। अब मेट्रोपोलिस की जहां तक बात है, उसका भी फॉर्मेशन सिमिलर इन लाइन ही है। एक रेंज में जरूर ट्रेड कर रहा है, बट आई थिंक 495 500 जोन का जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा वहां पे उसे जरूर पकड़ना चाहिए। 540 तक के लेवल्स देयर आफ्टर पॉसिबल है। तो आई थिंक ये एक 8-10% का मूव है जो जरूर कैप्चर करना चाहिए। अभी थोड़ा सा वेट कर लें, ब्रेकआउट पे ट्रेड करें तो ज्यादा अच्छा होगा। अदरवाइज हो सकता है कि एक आध दिन ये कंसोलिडेशन में निकाले। ब्रेकआउट पॉइंट के बाद 475 का एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा मैं। बिल्कुल। तो ये दोनों राय आपको मिल चुकी है, मेट्रोपोलिस और डॉक्टर लाल पैथलैब्स के ऊपर। चलिए अब जरा कुछ स्टॉक्स पर फोकस करते हैं जो आज कमजोरी दिखा रहे हैं अच्छे नतीजों के बावजूद। कोटक महिंद्रा बैंक एक शेयर 3% के आसपास कमजोर, नतीजे अच्छे आए थे उसके बावजूद शेयर कमजोर नजर आ रहा है। और डी मार्ट यानी एवेन्यू सुपरमार्ट करीब 5% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल रही। इनके भी नतीजे आए, 58 नए स्टोर भी खोले, प्रॉफिट में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, मार्जिन भी सुधरे, लेकिन शेयर कमजोर हो रहा है। आज भी 5% के आसपास जो है वो गिरा हुआ है। कोटक महिंद्रा बैंक, श्रीकांत जी के पास तो नहीं जा सकते हैं, तो हम एक काम करते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक पर एक फंडामेंटल व्यू लेते हैं विवेक जी से। विवेक जी, कोटक महिंद्रा बैंक नतीजे तो सर अच्छे आए, लेकिन स्टॉक जो है नेगेटिव आज ट्रेड कर रहा है। क्या करना चाहिए? क्या इस गिरावट का फायदा उठाना चाहिए? तो इनफैक्ट अभिषेक अभी 2-4 दिन पहले एक तमिल में रील डाली थी इंस्टाग्राम में, तमिल में, तो हो सकता है आप मत जाके चेक करना, समझ में नहीं आएगा, लेकिन वहां पे मैंने यही कहा है कि वापस बैंक्स काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं लॉन्गर टर्म के लिए। मेरा फेवरेट सेक्टर रहेगा आज के दिन बैंक्स। और आप अगर टॉप 4-5 अगर बैंक्स ले लेते हो, और जो बैंकेक्स है, बीएसई बैंकेक्स इंडेक्स, उसमें भी कोटक महिंद्रा आता है टॉप 5 में, तो वो उसका वैल्यूएशन आज के दिन आपको प्री कोविड के वैल्यूएशन के नीचे मिल रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, ऑफ कोर्स रिजल्ट्स अच्छे आने के बावजूद ये इसके लिए नीचे जा रहा है, क्योंकि अगर अब
फ्यूल प्राइसेस और गैस और पेट्रोल डीजल अगर बढ़ता है तो ये शॉर्ट टर्म में बैंकिंग के लिए नेगेटिव होगा, क्योंकि आपको इंटरेस्ट रेट घटने वाले नहीं है। हो सकता है कि एक और मतलब 0.25% हो सकता है आगे चल के बढ़ भी जाए अगर इन्फ्लेशन आपका हाई जाता है, क्योंकि हम लोग अभी करीबन 3 साढ़े 3 के आजू बाजू घूम रहे हैं, और अगर ये 5 अगर क्रॉस करता है तो ये आरबीआई के कंफर्ट लेवल के बाहर हो जाएगा। तो इसके लिए नेगेटिव दिखा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे करेक्शन आता है, बैंकिंग सेक्टर जैसे मैंने कहा सबसे मेरा फेवरेट सेक्टर रहेगा। मैं एक स्टॉक स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा हूँ, एंटायर सेक्टर की बात कर रहा हूँ, और वहां पे आपको डेफिनेटली निवेश करना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, वैल्यूएशन आपको प्री कोविड मतलब करीबन 5-6 साल के वैल्यूएशन के नीचे आज भी मिल रहा है। बिल्कुल। तो ये व्यू कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर हो गया। अच्छा, डी मार्ट, एवेन्यू सुपरमार्ट, इस पर भी जरा बात करते हैं और इस पर राय हम श्रीकांत जी से लेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक पे निश्चित तौर पे उनके पास नहीं गया, लेकिन डी मार्ट आज 5% जो है वो कमजोर है ये शेयर। श्रीकांत जी, क्या व्यू आपका बनता है डी मार्ट के ऊपर? देखिए, नतीजे तो अच्छे आए हैं, प्रॉफिट भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, मार्जिन भी सुधरे और स्टोर एडिशन भी अच्छा रहा, लेकिन शेयर कमजोर है। चार्ट जरा चेक कीजिए और बताइए क्या नजरिया आपका है। बिल्कुल। तो देखिए, मुझे लगता है कि वैसे टेक्निकल फॉर्मेशन में अगर हम कल तक देखें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था, काफ़ी अच्छा टेक्निकल पैटर्न था। लेकिन आज जिस प्रकार से शेयर ने डिसअपॉइंट किया है, एक बात क्लियर है कि शायद इसके जो इंटरनल्स होंगे रिजल्ट्स के, वो उतने सही नहीं होंगे। इसकी वजह से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई है। हमें देखना है कि ये स्टॉक अभी यहाँ से 4200 के लेवल्स को मेंटेन करता है कि नहीं करता है, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है उसके लिए। लॉन्ग टर्म चार्ट अगर देखें तो बहुत ही बढ़िया फॉर्मेशन है, इंडिकेट कर रहा है कि शायद ये स्टॉक अपने प्रीवियस साइज को यानी 5500 के लेवल्स को भी क्रॉस कर सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर 4200 के लेवल्स को अगर ये तोड़ देता है तो फिर ये लेवल्स आने में, जो हायर लेवल्स की हम बात कर रहे थे, उसे आने में टाइम लग सकता है। तो 4200 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। मुझे लगता है फॉर द टाइम बिंग थोड़ा और करेक्शन हमें देखने मिलेगा। तकरीबन 4300 4250 के करीब एक बड़ा सपोर्ट है। उन लेवल्स के करीब इसमें खरीदना चाहिए 4200 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। बिल्कुल। तो ये रहा एवेन्यू सुपरमार्ट्स के ऊपर। अच्छा, चलिए, बात तो हमने आज के नतीजों की जिन पर आज असर देखने को मिला है। वीकेंड के दौरान नतीजे आए थे, असर आज देखने को मिला शेयरों पर, लेकिन कल भी कुछ नतीजे आने वाले हैं और उनमें जो अहम नतीजे आने वाले हैं उनमें है M&M। आज शेयर जो है वो आधे % के आसपास, अब इनफैक्ट 1/4% की मजबूती रह गई है। स्टॉक आज फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड करता रहा, लेकिन नतीजे कैसे आएंगे ये समझना बहुत जरूरी है और उसके ऊपर राय। तो नतीजे कैसे आएंगे ये हम समझेंगे सृष्टि से। सृष्टि हमारे साथ है, हम पूरा फायदा उठाएंगे उनके एनालिसिस का, और कैसे ट्रेड करना है वो हम समझेंगे अंशुल जी से। तो अंशुल जी, आप चार्ट तैयार रखिए, तब तक हम जरा सृष्टि से समझते हैं कि नतीजे कैसे आएंगे। सृष्टि, बताइए नतीजे कैसे उम्मीद किए जाए इस बार? ठीक ठाक उम्मीद कर सकते हैं विकास जी। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो कमोडिटी प्राइस हाइक जिस तरीके से हमने होते हुए देखा है, इनके मार्जिन्स को इम्पैक्ट करेगा, और दूसरा ईवीज का जो सेल है वो इस बार इनके ऑटो डिवीजन में ज़्यादा हुआ है, तो उसके चलते भी जो है इनके मार्जिन्स पे प्रेशर आ सकता है। बट इनके मार्जिन के प्रेशर को बचाएगा कौन? वो है प्राइस हाइक, क्योंकि कंपनी ने ट्रैक्टर डिवीजन में या फिर ऑटो डिवीजन में प्राइस हाइक लिए हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने मार्जिन्स बचा के रख सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर जो है वो मार्जिन देखना होगा, और साथ ही कमेंट्री आगे के लिए क्या देता है M&M, डिमांड आउटलुक, ट्रैक्टर की वो गाइडेंस देते हैं, वो सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि M&M ना ही सिर्फ एक ऑटो का प्लेयर है बल्कि ट्रैक्टर का लीडिंग प्लेयर है। और एल नीनो की जिस तरीके से पूरी चर्चाएं चल रही हैं, उसमें M&M क्या बोलता है, क्या सोच रहा है, किस स्ट्रैटेजी बना रहा है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आपको मार्जिन्स पे ध्यान रखना है, डिमांड आउटलुक की कमेंट्री पे ध्यान रखना है, और ट्रैक्टर की क्या गाइडेंस है, ये तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहना चाहिए। अब नंबर्स की बात कर लें तो देखिए, नंबर्स तो अच्छे आएंगे, क्योंकि ओवरऑल इनकी जो वॉल्यूम्स है वो 25% साल दर साल बढ़ी है। तिमाही दर तिमाही थोड़ा सा एक डिप जरूर रहा है, बट उसके लिए ज़्यादा कुछ कंसर्न्स नहीं है। अभी भी M&M की कई सारी गाड़ियाँ हैं ऑटो डिवीजन में जो कि बहुत लंबी वेटिंग पीरियड के साथ आ रही हैं। आय की बात करें तो 38,384 करोड़ रह सकता है।
EBITDA में लगभग 19% की साल दर साल जंप रह सकती है, पर मार्जिन्स जो हमको लगातार बता रहे हैं 14.5% कंपनी के मार्जिन्स रह सकते हैं। और आखिरी में मुनाफे के नंबर पे 3387 करोड़ आप उम्मीद कर सकते हैं। अब ऑटो के EBIT मार्जिन की बात करें तो वहां पे जो है 9.4% हम उम्मीद लगा के चल रहे हैं। हालांकि ट्रैक्टर के मार्जिन्स जो है वो थोड़े स्टेबल रहने चाहिए। तो M&M नतीजों का जो है इंतजार जरूर है, क्योंकि देखिए मारुति के भी नंबर्स देखे तो ऑन द फेस ऑफ इट आपको थोड़े से निराश जरूर किए थे, पर कमेंट्री जब डबल डिजिट ग्रोथ गाइडेंस दे दी तो स्टॉक में 4% की तेजी थी। तो M&M में भी कमेंट्री पर विकास खास तौर से ध्यान रखना है। बिल्कुल कमेंट्री पर रखेंगे ध्यान, लेकिन चलिए ध्यान से जरा एक बार समझ लेते हैं कि चार्ट्स की एनालिसिस क्या कहती है। अंशुल जी, M&M क्या करना है सर? सर चार्ट दोनों के बीच में प्लेस्ड है। नीचे एक हायर लो बना रहा है जो कि बुलिश स्टैंस शो कर रहा है, बट 50 डे मूविंग एवरेज रिजेक्ट करके आया है जो एक बेरिश स्टैंस है। तो आई वुड गिव मोर वेटेज टू हायर लो। ऊपर में 50 डे मूविंग एवरेज टेस्ट कर सकता है 3206 के अराउंड, और अगर 50 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट मिलता है तो फिर अनमिटिगेटेड लेवल छूटा हुआ है 3315 पे। तो मैं थोड़ा सा वेटेज हायर लो को ज्यादा दूंगा, क्योंकि स्ट्रक्चरली स्टॉक बुल रन में है वीकली और मंथली चार्ट पे। तो प्रोबेबली डेली चार्ट पे ये हायर लो एंड ऑफ करेक्शन हो सकता है। 3205 3215 ये पहला टारगेट रहेगा, और उसके ऊपर 3310 3330 ये जोन अगला टारगेट रहेगा। अब रिजल्ट की वॉलेटिलिटी अगर झेल सकते हैं तो फिर ट्रेड लेके जाइए, नहीं तो एकदम रिजल्ट निकल जाने दीजिए, उसके बाद आराम से थोड़ा सा सेफर स्टाइल पे ट्रेड लिया जा सकता है। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर और ट्रेंड इंटैक्ट है, बुलिश है, तो लॉन्ग साइड का ही ट्रेड देखना चाहिए। तो रिजल्ट की वोलेटिलिटी अगर झेल सकते हैं तो ये ट्रेड लीजिए, और ट्रेड ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस जरूर रखिए, इस चीज का ध्यान आप जरूर दें। अंशुल जी ने जो स्टॉप लॉस बताया उसे आप स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। चलिए अब जरा कुछ और एक्शन वाले शेयरों की बात करते हैं। सिरमा SGS EMS कंपनियों में से ये शेयर को लेकर आइए आप स्क्रीन पर। 5% की तेजी बड़े वॉल्यूम के साथ इस पर नजर आ रही है। और ये स्टॉक क्यों आया रडार पर? क्योंकि ये इंट्राडे लो से करीब करीब जो है वो देखिए 5% चढ़ा है अचानक से। तो सिरमा SGS को लेकर आइए, और इस पर राय हम लेंगे नीलेश जी से। नीलेश जी, सिरमा SGS चेक कीजिए जरा, 5% चढ़ गया ये स्टॉक। बिल्कुल, देखिए काफी शानदार चार्ट पैटर्न है। यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ था पिछले 6-7 दिनों का, और उसके बाद आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो एक फ्लैग एंड पुल काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पर डेवलप हुआ है। तो ऊपरी स्तरों पर 1100 प्लस तक की अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। थोड़े से पोजीशन लिहाज से यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। 950 का एक इमीडिएट सपोर्ट है, वहां पर स्टॉप लॉस रखना होगा। 1100 और 1150 तक की अपसाइड पोटेंशियल है इस पर्टिकुलर काउंटर में, और यहाँ से एक नया रिकॉर्ड हाई हम आता हुआ देख रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर करंट लेवल पर या फिर थोड़ी सी डिप मिलती है तब यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। सो करंट लेवल पे या फिर थोड़ी सी डिप मिलती है तो आप लॉन्ग पोजीशन बनाएं सिरमा SGS के ऊपर। ये व्यू नीलेश जी की तरफ से। चलिए कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। वेदांता को लेकर आइए जरा स्क्रीन पर, राय हम लेंगे गौरव जी से। और वेदांता देखिए 8% चढ़ गया है। स्टॉक का प्राइस आपको अगर आप वैसे देखेंगे तो नीचे दिखेगा, 750 के आसपास था, और स्प्लिट के बाद स्टॉक जो है वो नीचे की तरफ आया है। कुछ व्यूअर्स ये कंफ्यूज भी थे कि आखिर ये इतना प्राइस कम क्यों हो गया और करना क्या चाहिए। आज हमें कॉल्स भी मिली थी 12 से 1 के शो के दौरान। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि स्टॉक का जो स्प्लिट हुआ है, जो 4 बिजनेसेस अलग हुए हैं, अलग लिस्टिंग होने वाली है, उसकी वजह से ये प्राइस एडजस्ट होकर कम आ गया है। तो जब आपको 4 और नए शेयर मिल जाएंगे तो फिर आपकी प्राइस जो है वो वापस लौट आएगी उस आसपास, जब आप ऐड करेंगे सारे शेयरों को। तो खैर इस पर राय लेते हैं। आज 8-8.5% चढ़ गया ये शेयर। 8 करोड़ शेयरों का वॉल्यूम है। गौरव जी जरा बताइए क्या करना चाहिए वेदांता के ऊपर? विकास जी, हमारा एक बहुत ही क्लियर स्टांस है, हम वेदांता को होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। 4 कंपनीज अलग लिस्ट होंगी, इसके अंदर से चारों बिजनेसेस हैं, और चारों के चारों बिजनेसेस ग्रोइंग बिजनेस लाइन पे है, वेदर इट इज वेदांता पावर, वेदांता एल्यूमिनियम, या वेदांता ऑयल एंड गैस, और वेदांता आयरन एंड स्टील। सभी बिजनेसेस अच्छे हैं, और इक्वल वेटेज में एक एक शेयर सबको मिलेगा अगर एक शेयर है तो। 4 से 6 हफ्तों का समय भी लगेगा अभी लिस्ट होने में, तो हम अपने क्लाइंट्स को होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं अभी वेदांता को। ऑल राइट, तो चलिए होल्ड करना है फिलहाल वेदांता को। 8.5% की तेजी फिलहाल ये स्टॉक दिखाता हुआ। पर अब कुछ ही मिनट रह गए हैं मार्केट क्लोज होने में। हमारे एक्सपर्ट से उनके BTST और STBT आइडियाज लेते हैं। और अंशुल जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, बताइए कहां पर है आपकी नजर? देखिए रियलिटी स्टॉक्स के बाद टेक्सटाइल स्टॉक्स हैं जहाँ पे थोड़ा सा ट्रैक्शन देखने मिल रहा है।
और जस्ट स्टार्ट ऑफ ट्रैक्शन है। तो आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड ABFRL, इसको BTST करके जाना चाहिए। 66 रुपीज के आसपास चल रहा है। 223% वॉल्यूम राइज है अगेंस्ट 50 डे एवरेज वॉल्यूम। तो ऐसा लग रहा है कि ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होगा टुवर्ड्स 74-75 आउट लेवल्स। 66 रुपीज चल रहा है, BTST कर सकते हैं। 64.50 का स्टॉप लॉस रहेगा और एज BTST इसका टारगेट 68 रुपीज लेना चाहिए। बट अगर इसको 2 से 3 हफ्ते का समय देते हैं तो 74 रुपीज तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड ये बहुत अच्छा लग रहा है। ऑलराइट, तो चलिए आदित्य बिरला फैशन यहाँ पर आप नज़र रख सकते हैं। और जी हाँ, विशाल मेगामार्ट पे एक कॉल आती हुई अब आदित्य बिरला फैशन ये पूरे स्पेस को चलिए रेडार में ज़रूर रखेंगे। पर श्रीकांत जी, अब आपसे समझेंगे, बताइए कहाँ पर है आपके BTST आइडियाज़? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे हमें जो दूसरा स्टॉक अच्छा लग रहा है वो है PSU बास्केट से, वो है इंजीनियर्स इंडिया। यहाँ पे भी अगर इसके लॉन्ग टर्म टेक्निकल पैटर्न को देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना हुआ है और आज के दिन में इसमें एक रिवर्सल पैटर्न भी बना हुआ है। करंट लेवल्स है 260-262 के करीब के है, 260, 262। करंट लेवल से अगर इंजीनियर्स इंडिया में अगर तेजी बनती है तो जो नेक्स्ट लेवल्स नजर आते हैं वो रहेंगे 274 से लेकर 275 के। तो 275 के टारगेट्स के लिए मैं कहूंगा कि इन लेवल्स पे इंजीनियर्स इंडिया को खरीदा जा सकता है 256 के स्टॉप लॉस के साथ। और दूसरा और एक स्टॉक नजर आ रहा है जो थोड़ा प्राइस पॉइंट से अगर देखें तो टिकट साइज में बड़ा है, दैट इज डिक्सन। यहाँ पे भी हमें लग रहा है कि एक बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन बन रहा है। करंट लेवल से डिक्सन टेक्नोलॉजी के 11,450-475 के करीब के करंट लेवल से इसमें तेजी लग रही है और लग रहा है कि ये स्टॉक 11,900 11,900 से लेकर में भी 12,000 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो करंट लेवल से डिक्सन को भी खरीदा जा सकता है। 11,250 रुपीज का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। तो चलिए डिक्सन टेक्नोलॉजी इस करंट लेवल से खरीदा जा सकता है, एक स्टॉप लॉस जरूर आप बना के चले। अभी हम सिरमा की बात कर रहे थे, क्या बेहतरीन मूव्स, और डिक्सन टेक तो बीटन डाउन नेम है और आज के सत्र में 0.25% की तेजी। पर नीलेश, अब आपसे समझेंगे, बताइए कहाँ पर है आपकी नजर? बिल्कुल सृष्टि, देखिए यहाँ पर खरीदारी पर ही फोकस है और अब जो स्टॉक रडार पर आया है वो है GMR एयरपोर्ट। टेक्निकली काफी अच्छा क्लोज हमें आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। एक मेजर फॉलिंग नेकलाइन का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 98। साथ ही साथ ऑन डेरिवेटिव फ्रंट क्लोज टू 3% का OI इजाफा हुआ है, तो डेरिवेटिव फ्रंट पर भी काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप नजर आ रहा है। तो यहाँ पर एक फॉलोअप में हम ऊपरी स्तरों पर 102 और 104 तक का आता हुआ देख रहे हैं। तो करंट लेवल पर 98, 99 के बीच में इसे खरीदने की सलाह होगी। 95.5 ₹95.50 का स्टॉप लॉस रखना होगा। 102 और 105 रुपए तक की अपसाइड हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो GMR एयरपोर्ट इस पर्टिकुलर काउंटर को लॉन्ग करने की सलाह होगी। तो GMR एयरपोर्ट्स इस पर्टिकुलर काउंटर को आप लॉन्ग कर सकते हैं। और जी हाँ, आप देखिए ये स्टॉक पिछले महीने ही लगभग 85 के लेवल्स के आसपास था, वहां से रिकवर करता हुआ फिर से 100 के लेवल्स को रीटेस्ट कर रहा है। पर गौरव, अब आपसे समझेंगे, बताइए कहां पर है आपकी नजर? रेलवे एस्पेक्ट से मुझे IRCTC का शेयर अट्रैक्टिव लग रहा है करंट लेवल्स पे। स्टॉक के अंदर कंसोलिडेशन हो गया है, आज एक अच्छे मूव के लिए तैयार नजर आ रहा है। एक परफेक्ट कैंडिडेट है करंट लेवल पे, इसे हम BTST के लिए हमें कंसिडर करना चाहिए। 555 का भाव चल रहा है, छोटा सा स्टॉप 540 रुपए का लगा के हम इसके अंदर टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 575 से 590 के लिए। तो IRCTC के स्टॉक के अंदर BTST बाय की सलाह रहेगी। ऐसा लग रहा है कि बहुत जमाने बाद किसी ने IRCTC को रिकमेंड किया है, बहुत दिनों बाद सुनने को आया है IRCTC बाय रिकमेंडेशन में। ऐसा लग रहा है कि ट्रेंड बदल रहा है और चार्ट्स पर कुछ तो अलग हो रहा है, तभी गौरव जी ने ये रिकमेंड किया है। चलिए 575 590 के टारगेट्स के लिए आप इसे खरीद सकते हैं। 540 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस IRCTC। BTST कॉल श्रीकांत जी गौरव जी की तरफ से। चलिए, तो आपके पास अब आ चुके हैं टोटल 5 बेहतरीन ट्रेड आइडियाज BTST के लिए। अंशुल जी की तरफ से आया ABFRL, आदित्य बिरला फैशन रिटेल। श्रीकांत जी की तरफ से EIL, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और डिक्सन टेक आया। और नीलेश जी की तरफ से आपको GMR एयरपोर्ट मिला, IRCTC आपको मिला गौरव जी की तरफ से। तो 5 बेहतरीन आइडियाज आपके पास ट्रेड के लिए हैं और बाजार में बंद होने में बचे हैं अब सिर्फ 5 मिनट का समय। तो आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए। उस दौरान हम कुछ
एक्शन वाले शेयरों पर जरा बातचीत कर लेते हैं। आज देखिए SCI शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लेकर आइए जरा स्क्रीन पर। डेज लो से 5% चढ़ गया ये शेयर और 318 के आसपास के भाव अब नजर आ रहे हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर, SCI पर। एक राय इसके ऊपर लेते हैं, अंशुल जी से ही राय लेते हैं। अंशुल जी, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 5% के आसपास चढ़ गया शेयर, 319 के पार। सर वीकली चार्ट पे एक बड़ा ब्रेकआउट आया था 13 अप्रैल वाले वीक में। 90 हफ्ते के VCP पैटर्न का ब्रेकआउट था। 2 हफ्ते से टाइट रेंज में कंसोलिडेट करके करंट वीक में अब फॉलो थ्रू मूव दे रहा है और इस फॉलो थ्रू मूव का पहला टारगेट होना चाहिए 362.95, जो इसका प्रीवियस ये स्ट्रक्चर का हाई है 12 जुलाई 2024 का। तो यहाँ से फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है और एग्जिस्टिंग जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 295 का और पहला टारगेट रहेगा 362.95 का, जहां थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिलेगी या कंसोलिडेशन। तो उस जोन पे जाके हम वापस से रिव्यू करेंगे फर्दर टारगेट्स के लिए, बट फिलहाल के लिए 362.95 के लिए बाई कर सकते हैं। बिल्कुल। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर ये व्यू हो गया। चलिए इस बीच स्टॉक लेकर आइए अदानी पोर्ट्स का। ये स्टॉक जो है अपने एवरेज वॉल्यूम जो इसके होते हैं ना 30 डेज के एवरेज वॉल्यूम, उससे डबल के वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा है और 5-5.5% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। सुबह सुबह एक अपडेट इनके कार्गो लॉजिस्टिक्स को लेकर आई थी। 16% के आसपास इनकी कार्गो लॉजिस्टिक्स वॉल्यूम में ग्रोथ देखने को मिली थी और उसके बाद से पॉजिटिव मोमेंटम सुबह से ही बना हुआ है। देखिए अब तेजी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक राय इसके ऊपर लेते हैं और ये राय हम लेते हैं गौरव शर्मा जी से। गौरव जी, जरा एक बार चेक कीजिए अदानी पोर्ट्स को, बताइए क्या व्यू आपका बनता है इस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर। जी, पहले तो अदानी पोर्ट्स एक लंबे समय से लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा है। आज के सत्र में ब्रेकअवे गैप के साथ ओपनिंग के बाद पूरा दिन अपना अप मूव होल्ड करते हुए अभी डेज हाई की तरफ ट्रेड कर रहा है। ये क्लियरली बाय सिग्नल्स हैं, बुलिश संकेत हैं। लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करनी चाहिए, कैरी करनी चाहिए। यहाँ से 1700 रुपए का स्टॉप लगा के आई थिंक इस स्टॉक के अंदर एक 6 से 8% की और चाल की गुंजाइश है। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि इसमें 1850-1900 का आंकड़ा हमें जल्दी दिखाई दे जाए। होल्ड की सलाह रहेगी इस स्टॉक। बिल्कुल, तो होल्ड की सलाह रहेगी इस पर्टिकुलर स्टॉक पे। अदानी पोर्ट्स की बात हम कर रहे थे। चलिए इस बीच कुछ और शेयर्स को लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। आप देखिए मोतीलाल ओसवाल के शेयर में इस वक्त जो है वो 5% की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है और बड़े वॉल्यूम के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। मोतीलाल ओसवाल का शेयर लेकर आइए स्क्रीन पर। 5% की तेजी और 28-29 लाख का वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक राय इसके ऊपर लेते हैं नीलेश जी से। नीलेश जी, जरा एक बार बताइए मोतीलाल ओसवाल। तो देखिए काफी अच्छा मूव यहाँ पर हम देख रहे हैं। इनफैक्ट काफी अच्छा ब्रेकआउट भी आता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट कल के थर्सडे के सेशन में एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुआ था विद अ गुड वॉल्यूम अट्रैक्शन। तो यहाँ पर एक फॉलोअप मूव ऊपरी स्तर पर 862 तक की हमें नजर आ रही है, जो कि इसका लॉन्ग टर्म 200 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है। तो वहां तक की अपसाइड फिलहाल नजर आ रही है। उसके बाद 900 रुपए तक के भी लेवल पोजीशन लिहाज से यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। जब तक ये काउंटर 800 के ऊपर ट्रेड हो रहा है तब तक यहाँ पर बाय एंड डिप की रणनीति अपनाने की सलाह होगी। बिल्कुल। तो जब तक ये काउंटर ऊपर ट्रेड हो रहा है आपको इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर, तब तक आपको बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटजी ही अपनानी है। लेकिन चलिए अब बाजार बंद होने में सिर्फ 1-1.25 मिनट का समय रह गया, तो हमारे मेहमानों को शुक्रिया कहने का समय आ चुका है। श्रीकांत जी, अंशुल जी, गौरव जी, नलेश जी, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़े और तमाम शेयर्स पर आपने हमारे व्यूअर्स को गाइड किया, बेहतरीन स्ट्रेटजीज आपने सजेस्ट की, बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब क्लोजिंग